good morning all of you. Today in 12th chemistry in chapter P block elements. P block elements 12th chemistry के चैप्टर P block elements में आज हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन क्या होती है? O3 होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओजोन क्या होती है? इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या होती है? एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक एलोट्रोप है। जैसे कार्बन के एलोट्रोप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फर्लिन, ऐसे ही ओजोन भी क्या होती है? ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 20 किलोमीटर की हाइट के करीब ये आपकी ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन से क्या बनती है? ओजोन बनती है। एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दिस लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? हमारी अर्थ को एक्सेसिव यूवी रेडिएशन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और O2 से O3 बनती है किस प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसमें है ना आपकी हीट एनर्जी क्या होती है? ऑब्जर्व होती है। डेल्टा एच ये कितने पे? 298 केल्विन के ऊपर। और ये आपकी कितनी है? 142 किलो जूल। इट मीन्स ये आपकी रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक, मतलब हीट ऑब्जर्व होती है सनलाइट से और तब ये आपकी क्या बनती है? ओजोन बनती है। तो ये तो था जनरल ओजोन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। अब क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका? प्योर ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस, कोमा डार्क ब्लू लिक्विड and violet black solid। जो आपकी प्योर ओजोन क्या होती है? पेल ब्लू गैस होती है और डार्क ब्लू लिक्विड होती है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होती है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं। तो प्योर ओजोन क्या होती है? पेल ब्लू तो गैस होती है। गैस फॉर्म में तो इसका कलर पेल ब्लू होता है, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू और सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक होता है ओजोन का। फिर क्या है? ओजोन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। जो ओजोन है हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसकी जो स्मेल है एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। फिर क्या कह रहा है? ओजोन इन स्मॉल कंसंट्रेशन हार्मलेस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? ओजोन इन स्मॉल कंसंट्रेशन हार्मलेस। जो स्मॉल कंसंट्रेशन में तो क्या होती है आपकी? हार्मलेस होती है। बट इफ द कंसंट्रेशन राइजेस above 100 ppm, अगर कंसंट्रेशन राइज क्या हो जाती है? अबाउ 100 ppm, then breathing becomes uncomfortable। then breathing becomes uncomfortable and resulting in
resulting in headache and nausea। क्या कह रहा है, अगर आपकी ओजोन स्मॉल कंसंट्रेशन में तो वो आपकी हार्मलेस होती है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन क्या कह रहे हैं, अगर 100 ppm से ओजोन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उससे ब्रीथिंग आपकी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और उससे फिर क्या रिजल्ट होता है, हेडेक, सिर में दर्द होता है, नोजिया, नाक से आपकी जैसे पानी आने लग जाता है, नाक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थी आपकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, इसमें और भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा था, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी, जो हाई कंसंट्रेशन है ओजोन की, कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव, कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। जो आपकी हाई कंसंट्रेशन है ओजोन की, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव विस्फोटक का काम भी कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि बिकॉज ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्या होती है, ये आपकी है ना, जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, मीन्स जैसे देखो हाई ओजोन कैसे हो सकती है विस्फोटक, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब जब O3 O2 में टूटेगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उस इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है तो वो विस्फोट का कारण बन सकती है। इसलिए जो हाई कंसंट्रेशन ओजोन की वो क्या हो सकती है, डेंजरसली एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। फिर क्या कर रहा है, जो आपका ओजोन है, ओजोन एक्ट्स एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज व्हेन ओजोन decomposes then it provides nascent oxygen। जब ओजोन है ना O3 O2 प्लस O में टूटता है तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से आपका ओजोन क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जैसे आप एक एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे ये है आपका एग्जांपल, PbS प्लस 4O3 PbSO4 प्लस 4O2। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो, इसने देखो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा फिर रिडक्शन। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसने अपने से एक ऑक्सीजन रिलीज करके इसको देती है। तो जो आपका ओजोन होती है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी वजह से होती है, इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि जब ये डिकम्पोज होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये आपका क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इन्हीं में एक और है, प्रॉपर्टीज में ही है आपका पॉइंट,
कि व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद 6 पॉइंट क्या है, व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एन excess of potassium iodide solution, excess of potassium iodide solution, excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer, buffered with a borate buffer, इसकी pH कितनी होती है 9.2, then iodine is liberated, then iodine is liberated, which can be titrated, which can be titrated against a standard solution of, against a standard solution of sodium thiosulfate, sodium thiosulfate. This is a quantitative method, this is a quantitative method for estimating O3 gas. क्या कह रहा है, देखो इसमें ध्यान से समझो क्या कह रहा है, व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, कि जब आपकी ओजोन है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, एक्सेस बहुत ज्यादा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन क्या होता है आपका, बफर्ड विद ए बोरेट बफर, और वो आपका बफर्ड किससे है, बोरेट बफर, देन आयोडीन इज लिबरेटेड, तब आपका क्या होता है, आयोडीन है वो लिबरेट होती है, विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। क्या कह रहा है, जब एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ जब ओजोन की रिएक्शन होती है, क्या होती है, ओजोन की रिएक्शन होती है, और वो किसके साथ, बफर्ड है बोरेट बफर के साथ, और उसकी पीएच कितनी है 9.2, तब उस समय क्या होती है, आयोडीन लिबरेट होगी, और उस आयोडीन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो ये आपकी क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है फॉर एस्टिमेटिंग O3 गैस। देखो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जब ओजोन की रिएक्शन एक्सेस किसके साथ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तब आपकी आयोडीन लिबरेट हो रही है, उस आयोडीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट के बाद जो रिजल्टिंग कंपाउंड जितनी अमाउंट में बनेगा, इसका मतलब वही आपकी उतनी क्या है, ओजोन आपकी क्या हो रही है, बन रही है। ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड है, उसकी ओजोन का क्वांटिटेटिव मेथड है, पता लगाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ O3, ये आयोडीन के क्या क्या यूजेज हैं। तो फर्स्ट है इसका, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, इट इज यूज्ड एज
germicide, comma disinfectant and for sterilizing water. And for sterilizing water. सेकंड क्या है? It is also used for bleaching oils, ivory, flour, starch, etc. फिर थर्ड है, it is act as an oxidizing agent. It acts as an oxidizing agent. It acts as an oxidizing agent in the manufacture of potassium permanganate. देखो फर्स्ट यूज तो क्या है? इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने में, डिसइंफेक्टेंट जैसे फर्श है इनको किल साफ करने में, फॉर स्टरलाइजिंग वाटर को स्टरलाइज करने में, मतलब हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया से बिल्कुल स्टरलाइज फ्री करने के लिए, या जो इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टरलाइज करने के लिए। तो एक तो ओजोन का यूज है जर्मिसाइड में, डिसइंफेक्टेंट और फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। फिर इट इज आल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स। देखो ब्लीचिंग किस वजह से होता है एक्शन? ओजोन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से ब्लीचिंग करता है। तो ब्लीचिंग किस किस को कर देता है? ऑयल्स को, आइवरी को, फ्लोर को, स्टार्च इन एटसेट्रा, इनको ब्लीचिंग करने में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है किस में? द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर आपका ओजोन है वो किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़े हैं ओजोन की, जैसे बनाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सल्फर की, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? तो जो सल्फर है आपका, ये सल्फर फॉर्म न्यूमरस एलोट्रोप्स, जैसे आपका कार्बन के एलोट्रोप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फल रिंग्स, ऐसे ही आपका जो सल्फर है बहुत सारे क्या बनाता है? एलोट्रोप्स बनाता है। पर आउट ऑफ विच येलो रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन उसमें है ना आपके एक तो येलो रोम्बिक सल्फर होता है और एक आपका होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। जो आपको इसको तो हम बोल देते हैं अल्फा सल्फर, इसको तो हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को अल्फा सल्फर भी बोल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर। क्या बोल देते हैं? बीटा सल्फर। ये आपकी दो क्या होती हैं? सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। फिर उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे आपकी येलो रोम्बिक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज दे रखी है कि दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर। ये आपका दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर
कलर में इतना होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है इज 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसकी 2.6 होती है। जो आपका येलो रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर होता है, ये येलो तो इन कलर होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है आपका 385.8 केल्विन और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इसकी होती है 2.6। फिर ये क्या होता है, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व्स इन सम एक्सटेंट इन बेंजील अल्कोहल एंड ईथर। ये आपका जो येलो रोम्बिक सल्फर है ये वाटर के अंदर तो क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, लेकिन आपका कुछ एक्सटेंट तक बेंजीन में, अल्कोहल और ईथर में आपका कुछ एक्सटेंट तक क्या होता है, सोल्युबल होता है। और येलो रोम्बिक सल्फर इज रेडिली डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में आपका क्या हो जाता है, रेडिली डिजोल्व मतलब तुरंत सोल्युबल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की। तो मोनो जो क्लिनिक सल्फर होता है, एक तो ये आपका सोल्युबल होता है, सोल्युबल इन CH2। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, ये आपका सोल्युबल होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है आपकी 1.98। और जो दोनों के दोनों सल्फर है, बोथ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों आपके S8 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, S8 मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी आपकी एलोट्रोपिक फॉर्म। देखो सल्फर की जो बहुत सारी एलोट्रोप होते हैं, लेकिन उनमें से दो इंपॉर्टेंट है, येलो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इनको अल्फा और बीटा के नाम से बोल देते हैं। ये जो एलोट्रोप होता है येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है। ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, लेकिन सोल्युबल होता है कुछ एक्सटेंट तक बेंजीन के अंदर, अल्कोहल और ईथर, रेडिली सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये प्रॉपर्टी थी रोम्बिक की। मोनोक्लिनिक है, ये सोल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, मेल्टिंग पॉइंट 393, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98। और जो दोनों के दोनों है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, S8 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो थी इसकी एलोट्रोप्स के बारे में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग में हमने पढ़े हैं ओजोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिर हमने प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हमने यूजेज ऑफ ओजोन, फिर हमने एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर के बारे में पढ़ा है। ओके, थैंक यू।